नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं श्रीमती ममता त्रिपाठी, व्याख्याता जीव विज्ञान, राजा भोज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 1100 क्वार्टर भोपाल से आज आपके समक्ष कक्षा 11वीं के अध्याय 11 पौधों में परिवहन के शिक्षण के लिए उपस्थित हूँ। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 11 पौधों में परिवहन। इस अध्याय के अंतर्गत हम जिन महत्वपूर्ण बातों के बारे में अध्ययन करेंगे वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं: परिवहन का माध्यम, पादप जल संबंध, वाष्पोत्सर्जन, खनिज पोषकों का उद्ग्रहण व परिवहन और फ्लोएम परिवहन। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं परिवहन की। पुष्पीय पौधों में विभिन्न पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन होता है। इसमें कई पदार्थ जैसे जल, खनिज पोषक, कार्बनिक पोषक एवं पौधों के वृद्धि नियामक पदार्थों का स्थानांतरण होता है। इस क्रिया को परिवहन कहते हैं। आइए अब हम इस चित्र के माध्यम से इस क्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। पौधे भूमि से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं और यह जल एवं खनिज पदार्थ जड़ों के माध्यम से, जड़ों के द्वारा जाइलम के माध्यम से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिए जाते हैं। साथ ही साथ पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान उत्पन्न हुई शर्करा फ्लोएम के माध्यम से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचा दी जाती है। इस प्रकार पौधे के अंदर पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना परिवहन कहलाता है। आइए अब हम बात करते हैं परिवहन के माध्यम की। पुष्पीय पौधों में विभिन्न पदार्थों का परिवहन बहुत जटिल और विभिन्न दिशाओं में होता है। पौधे का प्रत्येक अंग कुछ पदार्थों को ग्रहण करता है तो कुछ पदार्थों को देता भी है। यह क्रिया कई माध्यम से होती है। ये माध्यम है विसरण, सुसाध्य विसरण और सक्रिय परिवहन। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं विसरण की। पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना विसरण कहलाता है। अर्थात पदार्थों के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन विसरण कहलाता है। विसरण वास्तव में एक निष्क्रिय क्रिया है जिसमें ऊर्जा का व्यय नहीं होता है। यह पौधों में होने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है तथा यह कोशिका के एक भाग से दूसरे भाग तक या एक कोशिका से अन्य कोशिका तक होती है। विसरण के द्वारा ही विभिन्न पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच पाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं सुसाध्य विसरण की। विसरण के लिए प्रवणता का होना अत्यंत आवश्यक होता है। विसरण की दर पदार्थों के आकार पर भी निर्भर करती है। लघु पदार्थ तेजी से विसरित होते हैं। वे पदार्थ जो लिपिड में घुलनशील होते हैं वे तेजी से पार हो जाते हैं और वे पदार्थ जिनका कि कुछ अंश जल रागी होता है वे बहुत कठिनाई से झिल्ली के पार होते हैं। ऐसी स्थिति में इन पदार्थों को झिल्ली से पार करने का कार्य या उनको इस कार्य को सुगम बनाने का जो कार्य है वो कुछ विशिष्ट प्रोटीन करते हैं। तो इस प्रकार प्रोटीन के माध्यम से विसरण को सुगम्य बनाने की जो प्रक्रिया है इसे हम सुसाध्य विसरण कहते हैं। आइए हम इस चित्र के माध्यम से सुसाध्य विसरण की क्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं ये कोशिका की झिल्ली है और इस झिल्ली के बाहर की तरफ कुछ अणु हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि अधिक सांद्रता वाले हैं। अर्थात यहाँ पर झिल्ली के बाहर
अणुओं की अधिक मात्रा, अणुओं के अधिक सांद्रता को दर्शा रही है, जबकि झिल्ली के भीतर अणु उपस्थित नहीं है, अर्थात यहाँ पर इन अणुओं की सांद्रता कम है। इनमें विसरण जो है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होगा, लेकिन विसरण होगा इस प्रोटीन के माध्यम से। तो इस प्रकार का जो विसरण होता है सुसाध्य विसरण कहलाता है। अब हम बात करते हैं निष्क्रिय सिम्पोर्ट एंटीपोर्ट की। सबसे पहले हम बात करते हैं सिम्पोर्ट की। कुछ परिवहन प्रोटीन विसरण की अनुमति तभी देते हैं जब दो तरह के अणु एक साथ चलते हैं और ये दोनों अणु एक ही दिशा में झिल्लिका को पार करते हैं। तो इस प्रकार का जो विसरण होता है या परिवहन होता है, इसको हम सिम्पोर्ट कहते हैं। दूसरा है एंटीपोर्ट। जब दोनों अणु विपरीत दिशा में झिल्लिका को पार करते हैं तो हम इसे एंटीपोर्ट प्रकार का परिवहन कहते हैं। तीसरा है यूनिपोर्ट। जब एक अणु दूसरे अणु से स्वतंत्र होकर झिल्लिका को पार करते हैं तब हम इसे यूनिपोर्ट कहते हैं। आइए अब हम इस चित्र के माध्यम से इन तीनों प्रकार के परिवहन को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर यह स्थिति जो है वो सिम्पोर्ट की स्थिति बता रही है, जिसमें कि दो अणु हैं और दोनों ही अणु एक ही दिशा में गमन कर रहे हैं, इसे हम सिम्पोर्ट कहेंगे। दूसरी स्थिति में हम देख रहे हैं एंटीपोर्ट। इस एंटीपोर्ट की स्थिति में एक अणु तो इस दिशा में गति कर रहा है या गमन कर रहा है और दूसरा अणु जो है उसके विपरीत दिशा में गमन कर रहा है। तो ये परिवहन की स्थिति एंटीपोर्ट है। तीसरी स्थिति है यूनिपोर्ट, जिसमें कि प्रत्येक अणु जो है वह दूसरे अणु से पृथक स्वतंत्र रूप से झिल्लिका को पार करता है। तो ये तीनों स्थितियां हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं सक्रिय परिवहन की। यह सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध अणुओं को पंप करने की क्रिया है, जिसमें कि ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, इसलिए हम इसे सक्रिय परिवहन भी कहते हैं। सक्रिय परिवहन झिल्लिका प्रोटीन द्वारा पूर्ण किया जाता है और ये पंप प्रोटीन पदार्थों को कम सांद्रता से अधिक सांद्रता तक परिवहन कराते हैं। आइए अब हम इस सक्रिय परिवहन की क्रिया को इस चित्र के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं झिल्ली है और कोशिका झिल्ली के बीच में यह प्रोटीन उपस्थित है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन का परिवहन होना है और हाइड्रोजन आयन कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जा रहे हैं, जो कि सांद्रता प्रवणता के विपरीत है। इस क्रिया के लिए हमें यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि कोशिका में ही उपस्थित एटीपी के द्वारा प्राप्त की जाती है। आइए अब हम तीनों प्रकार की स्थिति या कह सकते विसरण, सुसाध्य परिवहन और सक्रिय परिवहन को इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ हम पहली स्थिति देख रहे हैं जिसे हम विसरण या डिफ्यूजन कह रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं ये जो झिल्ली है कोशिका झिल्ली, इसमें कोशिका झिल्ली के बाहर यहाँ पर अधिक अणु दिखाई दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर अणुओं की सांद्रता अधिक है बजाय इस तरफ के। सामान्य विसरण की स्थिति में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का गमन हो रहा है। यहाँ पर अब हम दूसरी स्थिति देखते हैं जिसको कि हम कहते हैं सुसाध्य विसरण। इसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी कहते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि झिल्ली के एक तरफ अणुओं का कंसंट्रेशन या अणुओं की सांद्रता अधिक है और मध्य में प्रोटीन भी मौजूद है और हम देख रहे हैं प्रोटीन के माध्यम से प्रोटीन जो है इसको, इस जो परिवहन को साधन युक्त बना रहा है,
सुविधा युक्त बना रहा है, इसलिए हम इसको सुसाध्य विसरण कहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं इन दोनों प्रकार के परिवहन में या विसरण में किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं हो रही है, इसलिए हम इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट या निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। तीसरी स्थिति हम देखते हैं, यह है सक्रिय परिवहन की स्थिति, जिसमें हम देख रहे हैं झिल्ली में मध्य में प्रोटीन उपस्थित है। अब यहाँ पर हम ये स्थिति देख रहे हैं कि झिल्ली के बाहर आयनों की सांद्रता कम है और झिल्ली के भीतर आयनों की सांद्रता अधिक है। तो और हम देख रहे हैं इस स्थिति में अणुओं का गमन कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर हो रहा है, जो कि सांद्रण प्रवणता के विपरीत है। इसलिए यहाँ पर एटीपी ऊर्जा का इस्तेमाल या ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। तो हमने यहाँ पर तीनों माध्यम जो कि परिवहन के हैं, विसरण, सुसाध्य परिवहन और सक्रिय परिवहन को इस चित्र के माध्यम से समझा। आइए अब हम बात करते हैं पादप जल संबंध की। पौधों में शारीरिक क्रियाओं के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और अनिवार्य भी होता है, इसलिए पादप जल संबंध को समझना बहुत अधिक आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जल विभव की। किसी भी तंत्र में यदि अधिक मात्रा में जल हो तो उसमें गतिज ऊर्जा तथा जल विभव अधिक होगा। यदि दो अंतर्विष्ट तंत्र संपर्क में हो तो जल की गति ज्यादा ऊर्जा वाले भाग से कम ऊर्जा वाले भाग की ओर होगी, अर्थात पानी उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर जाएगा। तो इस प्रकार जल पादप के अंदर अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब किसी दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक किया जाता है तो अणुओं का गमन कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होता है। यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं, इस चित्र में दो भाग दिखाई दे रहे हैं, अ भाग और ब भाग। अ भाग में अणुओं की संख्या कम है, जो कि कम सांद्रता को वाले विलयन को दर्शा रही है, और ब भाग में अणुओं की संख्या अधिक दिखाई दे रही है, जो कि विलयन की अधिक सांद्रता को दर्शा रही है। मध्य में वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली लगी हुई है। अब हम परासरण की क्रिया इस तंत्र में देखेंगे तो हम देखेंगे कि इस भाग से अर्थात अ भाग से अणुओं का गमन ब भाग की ओर होगा। यह क्रिया परासरण की क्रिया को दर्शाती है। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अणुओं का गमन परासरण कहलाता है, जबकि इन दोनों विलयनों के बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई हो। आइए अब हम बात करते हैं जल अवशोषण की। जल में उपस्थित मूलरोम वे भाग हैं जो कि जल के अवशोषण का कार्य करते हैं। ये जल जब मूलरोम के द्वारा अवशोषित हो जाता है तो यह जड़ के विभिन्न स्तरों में से प्रवाहित होकर जड़ की जाइलम तक पहुंच जाता है। आइए अब हम इस चित्र के माध्यम से अवशोषण के पथ को समझते हैं। जब जड़ के मूलरोम भूमि से जल को अवशोषित करते हैं तो यह जल जड़ की एपिडर्मिस में पहुंच जाता है। एपिडर्मिस की कोशिकाओं से यह जल प्रवाहित होकर कॉर्टेक्स में पहुंचता है। कॉर्टेक्स की कोशिकाओं से प्रवाहित होकर यह एंडोडर्मिस में पहुंच जाता है। एंडोडर्मिस की कोशिकाएं इसे परिरंभ की कोशिकाओं तक पहुंचा देती हैं। परिरंभ में जल के पहुंचने के बाद यह परिरंभ की कोशिकाएं इस जल को जाइलम में पहुंचा देती हैं। अब जल जड़ के जाइलम में पहुंच जाता है। जड़ के जाइलम में पहुंचने के बाद यह तने के जाइलम में और फिर आगे पत्ती के जाइलम में पहुंचता है। तो इस प्रकार जल जो है वो अवशोषित होता है और पौधे के विभिन्न भाग तक
पहुंचता है। आइए अब हम यहाँ बात करते हैं जल अवशोषण के पथ की। यह जल जो कि भूमि के भीतर होता है वो जड़ों की गहरी परतों में से होते हुए पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। यह जड़ की विभिन्न परतों से विभिन्न पथों के द्वारा गमन करता है। आइए अब हम देखते हैं कि यह पथ कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपोप्लास्टिक पथ की या एपोप्लास्ट की। जल का एपोप्लास्टिक परिवहन केवल अंतर कोशिकीय जगहों और कोशिका की भित्ति में उत्पन्न होता है, जबकि सिम्प्लास्टिक परिवहन में जल कोशिकाओं के जीव द्रव्य के माध्यम से तथा अंतर कोशिकीय परिवहन में यह जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से आगे बढ़ता है। तो ये दो पथ हैं जो कि जल के अवशोषण के पथ कहे जाते हैं और इन्हीं पथों के माध्यम से जड़ के विभिन्न परतों से जल पार होता हुआ जाइलम तक पहुंचता है। आइए हम इन दोनों पथों को इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले एपोप्लास्टिक पथ। यहाँ हम देख रहे हैं कि इस मूल रोम के द्वारा जल अवशोषित किया जाता है और यहाँ से फिर ये कोशिकाओं के अंतर कोशिकीय अवकाश से होता हुआ आगे तक पहुंचता है। यहाँ अंतर कोशिकीय अवकाश से तात्पर्य है दो कोशिकाओं के बीच में पाई जाने वाली जगह। अंतर कोशिकीय जगहों या अंतर कोशिकीय अवकाश से तात्पर्य है दो कोशिकाओं के बीच पाई जाने वाली जगह। इन जगहों में से होते हुए जल जो है वो आगे की ओर बढ़ता है और अंत में ये जाइलम में पहुंच जाता है। दूसरा जो पथ है जो कि जल परिवहन का सिम्प्लास्टिक पथ कहा जाता है वह इस प्रकार से है। जल मूल रोम के द्वारा अवशोषित होता है और अंतर कोशिकीय जगहों के साथ साथ यह कोशिका के मध्य में से प्रवाहित होता हुआ जीव द्रव्य तंतुओं में से होता हुआ आगे की ओर बढ़ता है और अंत में जाइलम तक पहुंचा दिया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं पौधों में जल का ऊपर की ओर गमन। अभी तक हमने बात की जल के अवशोषण की, अब हम बात करते हैं पौधों में जल का ऊपर की ओर गमन की कि किस तरह से पौधों में जल ऊपर की तरफ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विरुद्ध ऊपर की तरफ गति करता है या परिवहित होता है। इस पूरी प्रक्रिया में दो क्रियाएं भाग लेती हैं। पहली है मूलदाब और दूसरी है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मूलदाब की। मृदा के विभिन्न आयन एवं जल सक्रियता के कारण संवहनी ऊतकों में परिवहित होते हैं, जिससे जाइलम के अंदर एक दाब उत्पन्न होता है और दाब बढ़ता है। यह दाब मूल दाब कहलाता है, अर्थात वह दाब जो कि जड़ में उत्पन्न होता है जल एवं आयनों के प्रवेश के कारण। इस दाब को हम मूल दाब कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन की। पौधों के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह क्रिया स्टोमेटा के माध्यम से या रंध्रों के माध्यम से संपन्न होती है। यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं स्टोमेटा। ये पहला चित्र खुले हुए स्टोमेटा का है। इस स्टोमेटा के छिद्र के दोनों तरफ रक्षक कोशिकाएं होती हैं। इन रक्षक कोशिकाओं की भीतरी भित्ति मोटी होती है और बाहरी भित्ति पतली होती है। इन रक्षक कोशिकाओं में केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट और रिक्तिका पाई जाती है। दोनों ओर की रक्षक कोशिकाएं या गार्ड सेल जो हैं वो चारों तरफ से एपिडर्मल सेल के द्वारा घिरी हुई होती हैं। आइए अब हम इस वीडियो के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को समझते हैं।
यहाँ पर हम देख रहे हैं बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों में होती है, ये हम सभी जानते हैं। पत्तियों की निचली सतह पर हम यहाँ पर देख रहे हैं स्टोमेटा पाए जाते हैं। यहाँ पर आप पूर्ण स्टोमेटा देख रहे हैं और यहाँ जो स्टोमेटा देख रहे हैं वो स्टोमेटा का सेक्शन आप देख पा रहे हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं स्टोमेटा के दोनों तरफ ये रक्षक कोशिकाएं हैं। इन रक्षक कोशिकाओं के द्वारा ही स्टोमेटा खुलते और बंद होते हैं। रक्षक कोशिकाओं को हम गार्ड सेल भी कहते हैं। यहाँ पर अब स्टोमेटा खुले हुए हैं। इन्हीं खुले हुए स्टोमेटा के द्वारा बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन पत्ती के भीतर प्रवेश करती है एवं पत्ती के भीतर से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तथा जल की जो वाष्प है वो बाहर निकलती है। और जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना, पत्तियों के द्वारा रंध्रों के माध्यम से जल का वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से स्टोमेटा खुलते और बंद होते हैं तथा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अब हम बात करते हैं खनिज पोषकों का उद्ग्रहण व परिवहन की। बच्चों, आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पौधे कार्बन और ऑक्सीजन को वातावरण से ग्रहण करते हैं, जबकि हाइड्रोजन को वो मृदा के जल से प्राप्त करते हैं तथा मृदा से खनिजों को भी ग्रहण करते हैं। तो खनिज पदार्थों को ग्रहण करने का कार्य जो होता है वो मृदा से जड़ों के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं खनिज आयनों के उद्ग्रहण की कि किस प्रकार से खनिज पोषकों का अवशोषण मृदा के द्वारा होता है और कौन कौन से कारक इस क्रिया में सहयोग करते हैं, सहभागिता करते हैं। पहली स्थिति में मृदा में खनिजों का आवेशित रूप में होना। दूसरा, मृदा के अंतर्गत खनिजों की सांद्रता जड़ों के अंदर की सांद्रता से कम होती है, इसलिए जो सक्रिय परिवहन है वह खनिजों का सक्रिय परिवहन जड़ों के द्वारा होता है और खनिज पदार्थ जड़ के भीतर प्रवेश कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं खनिज आयनों के स्थानांतरण की। जब आयन सक्रिय परिवहन द्वारा, निष्क्रिय परिवहन द्वारा या दोनों ही प्रक्रियाओं के द्वारा जाइलम में पहुंचते हैं, तब परिवहन पादप, तने तथा सभी भागों तक, पत्तियों तक और तने के अग्र भागों तक वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के माध्यम से होता है। खनिज तत्वों के लिए मुख्य कुंड पौधों के वृद्धि क्षेत्र होते हैं। वृद्धि क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? जैसे कि शिखाग्र हो गया, मतलब जो शाखाएं हैं उनका अग्रभाग हो गया, क्योंकि यह भाग जो है वो विभाजित होकर पौधे की वृद्धि करता है। दूसरा, तरुण पत्तियां, जो कि नई पत्तियां विकसित हो रही हैं, विकसित होने वाले फूल, कलिका, इन सभी भागों को हम पौधे के कुंड कहते हैं। जबकि पुरानी पत्तियां या जो झड़ने वाली पत्तियां, जो गिर रही होती हैं पत्तियां, उनके भीतर खनिजों को, जो खनिज पदार्थ हैं वो नई पत्तियों को भेजते हैं। अर्थात जो पत्तियां झड़ने वाली होती हैं तो वो झड़ने से पहले, गिरने से पहले अपने भीतर जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं वह सब पौधे के अन्य भागों को दे के जाती हैं, दे के ही गिरती हैं। आइए अब हम बात करते हैं फ्लोएम के परिवहन। फ्लोएम परिवहन में हम देखते हैं कि फ्लोएम के द्वारा किन पदार्थों का परिवहन होता है। तो भोजन जो है वो फ्लोएम ऊतक के द्वारा प्रवाहित होता है। पत्तियों के द्वारा जो भोजन निर्मित होता है वह फ्लोएम ऊतक के द्वारा उद्गम से पौधे के सभी भागों में प्रवाहित किया जाता है, चाहे वो पौधे का ऊपरी भाग हो, चाहे वो पौधे का निचला वाला भाग हो। तो जहां पर भोजन निर्मित होता है वह भाग होते हैं स्त्रोत, जो कि होते हैं पत्तियां।
एवं कुंड भाग वह भाग होता है जहां पर कि निर्मित किया हुआ भोजन एकत्रित होता है जाते हैं। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पत्ती में भोजन निर्मित हो रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान, और ये भोजन जो है वो पत्ती से प्रवाहित होकर इसका कुछ भाग जो है वह नीचे की तरफ जड़ों में पहुंचता है, जबकि कुछ भाग जो है वह पौधे के ऊपरी भागों तक प्रवाहित हो रहा है। अर्थात यदि हम देखें तो फ्लोएम के द्वारा पौधे के सभी भागों में, सभी दिशाओं में परिवहन होता है, जबकि जाइलम के द्वारा केवल एक ही दिशा में ऊपर की ओर जल का गमन होता है। आइए अब हम संपूर्ण परिवहन की क्रिया को इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। यहाँ हम एक विशालकाय वृक्ष को देख रहे हैं जिसमें कि जल का परिवहन एवं विभिन्न पोषक पदार्थों का परिवहन हम देखेंगे। यहाँ सबसे पहले हम अभी ये जो क्रिया देख रहे हैं, ये एरो देख रहे हैं, यह बता रहे हैं भूमि से जल अवशोषित होकर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंच रहा है, और यह कार्य आप सभी बच्चे जानते हैं जाइलम ऊतक के माध्यम से हो रहा है। पौधे के ऊपरी भाग पर पत्ती पाई जाती है। ये पत्ती के अनुप्रस्थ काट का चित्र है जिसमें हम देख रहे हैं ये होती है ऊपरी एपिडर्मिस, जिसको हम अपर एपिडर्मिस भी कहते हैं। इसके बाद ये वाला जो भाग है यह मेसोफिल ऊतक का होता है। ऊपर की तरफ स्तंभाकार पैलिसेड मेसोफिल ऊतक पाए जाते हैं, जबकि नीचे की तरफ यदि हम देखें तो यह स्पॉन्जी मेसोफिल ऊतक है। यह बीच बीच में जो स्थान दिखाई दे रहा है, जिस तरह से स्पंज होता है उसी तरह से इन कोशिकाओं के बीच में भी स्थान है। यहाँ हम निचली एपिडर्मिस पर स्टोमेटा को देख रहे हैं जो कि 2 रक्षक कोशिकाओं से घिरी हुई है। इन्हीं स्टोमेटा के माध्यम से पानी भाप बनकर बाहर निकलता है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अब हम यहाँ पर इस पत्ती के संवहन पूल को देख रहे हैं जिसमें कि जाइलम और फ्लोएम स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहे हैं। जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो जटिल ऊतक हैं और पौधे के अंदर विभिन्न पदार्थों के परिवहन में भाग लेते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जड़ों से जो आया हुआ जल है वो किस प्रकार से जाइलम के द्वारा जो है वह विभिन्न पत्ती की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं जल के जो अणु हैं वो स्टोमेटा के द्वारा भाप बनकर बाहर निकल रहे हैं और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है। यहाँ हम 2 ऊतकों को देख रहे हैं, ये जाइलम ऊतक है और दूसरा फ्लोएम ऊतक है। जाइलम ऊतक के अंदर वेसल्स पाई जाती है क्योंकि ये जटिल ऊतक है, इसलिए क्योंकि ये कई ऊतकों से मिलकर बना हुआ होता है इसलिए हम इसे जटिल ऊतक कहते हैं। और यह वेसल्स और ट्रैकिट्स यहाँ पर आपने देखे, यहाँ पर वेसल्स में हम देख रहे हैं पट पाए जाते हैं जिनमें छिद्र हैं और इन्हीं छिद्रों के माध्यम से जल जो है वो एक धारा के रूप में प्रवाहित होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं जाइलम की दीवार और जल के अणु के बीच में एडिशन या आसंजन बल लग रहा है और जल के अणुओं के बीच में संसंजन बल हो रहा है, और इसी बल के द्वारा जल के अणुओं की एक धारा जो है वो जाइलम के भीतर, जाइलम वाहिकाओं के भीतर हम देख पाते हैं और लगातार जल का प्रवाह जो है वो पौधे में बना हुआ होता है। आइए अब हम यहाँ पर इस वीडियो में प्रोटीन चैनल के द्वारा हम देखते हैं कि किस प्रकार से जल एवं मिनरल्स, प्रोटॉन और आयन और मिनरल्स किस प्रकार से परिवहित हो रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रोटीन चैनल के द्वारा जल जो है वो उसके अणु प्रवाहित हो रहे हैं या गमन कर रहे हैं।
यहाँ पर अब हम फ्लोएम के बारे में बात करते हैं। फ्लोएम जो है वह भी वेस्कुलर बंडल में पाया जाने वाला एक जटिल ऊतक है, जो कि कई प्रकार के ऊतकों से मिलकर बना होता है, इसलिए हम फ्लोएम को भी जटिल ऊतक कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं सीव ट्यूब दिखाई दे रही हैं और इनके बीच में ये मेम्ब्रेन, ये पट दिखाई दे रहा है। इन सीव एरिया में छिद्र पाए जाते हैं जिनके द्वारा जल एवं शर्करा के अणु परिवहित होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं ये जल के अणु हैं और ये जो हैं वो शर्करा के अणु हैं। शर्करा के अणु पत्तियों में निर्मित होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निर्मित होते हैं और वे फ्लोएम में आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त जाइलम से भी जल प्रवाहित होकर फ्लोएम में आ जाता है और ये शर्करा जो है वो जल के द्वारा फ्लोएम के माध्यम से पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचा दी जाती है।